हमको पता है कि नवोदय विद्यालय के अंदर में 3 पार्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और पैसेजेस। तो मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में लगभग 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ने हैं या फिर मैथ्स पढ़ना, तो उसके लिए तुमको 2-3 चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो है रिलेशंस। क्या होता है? रिलेशंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमको इतना पता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब, देखो सेंटीमीटर को हम cm बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में देखो 1 सेंटीमीटर की जब स्केल में हम लोग वैल्यू देखते हैं तो उस सेंटीमीटर में 10 लाइन्स होती है ना। जैसे कि अगर ये स्केल के अंदर में 1 सेंटीमीटर का इतना अंतर हो तो उसके अंदर में यहाँ पे 10 लाइन होती है ना। ये इसको थोड़ा सा ओके, ये हो गया, तो ये हो गई 5 और ये 5। तो ये जो लाइन है ना, दो लाइन के बीच का अंतर, एकदम छोटी लाइन के बीच का अंतर होता है mm, उसको बोलते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर में होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर के अंदर में होता है 10 मिलीमीटर। उसको पूरा लिखने से अच्छा ml लिख लो, है ना। 10 मिलीमीटर, सॉरी ml नहीं, mm ले लो, mm, है ना। इसको 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर, mm, 10 mm। ओके, अब अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे छोटा हमारे स्केल के अंदर में गिनने के लिए हम लोग सबसे छोटा mm में काउंट करते हैं, इससे भी छोटी टर्म होती है। अब जैसे थोड़ा सा और बड़ी चीज़ का बात करें तो हमको इतना पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगर हमको 1 मीटर में कितना mm होता है ये अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको 100 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा mm निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू करके मैं क्या करूँगा? 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 mm, मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। समझ में आया? 1000 मिलीमीटर। अब अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे तो सेंटीमीटर की बात हो गई, लेकिन अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें, क्या करें? 1 किलोमीटर। जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जाते हैं तो हमारे जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? डिस्टेंस मेजरिंग का जो वैल्यूज़ है या फिर कोई टर्म है वो बदलता है। जैसे किलोमीटर थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस हो जाता है, तो लंबा मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होगा। क्या होगा? 1000 मीटर होगा। तो ये 1000 मीटर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सेंटीमीटर हो जाता है, 1 लाख सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। सो वही है कि हमको जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जाते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो क्या होती है? चेंज होती है। हम लोग बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को लेंगे। जैसे इसके आगे में और ज़्यादा दूर जाना है तो 100 किलोमीटर जाना है ना, 1000 किलोमीटर जाना है तो हमको थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ती है। तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर में उतनी वैल्यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर में कन्वर्जन में इतना ही पूछते हैं। एक तो 1 सेंटीमीटर है 10 mm याद होना बहुत ज़रूरी है, 1 मीटर का तुमको 100 सेंटीमीटर याद होना ज़रूरी है, और 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, ये तुमको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बस ये हो गया तुम्हारा किसका? डिस्टेंस का कैलकुलेशन, और उसी के साथ साथ कन्वर्जन भी तुम बोल सकते हो या रिलेशन बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल सकते हो। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या देखना है कि हमको ये देखना है कि वज़न जैसे हम लोग करते हैं घर में, है ना, या फिर तोलना, नाप तोल के लिए जो ग्राम में वज़न लेते हैं, तो हमको इतना भी पता होना चाहिए। जैसे कि कोई सब्जी लेने गए और सब्जी लेने के लिए जाने के बाद हमको इतना पता है कि 1 kg कोई सब्जी लेनी है, तो 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है? तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम। आधा किलो लेंगे तो इसको आधा कर लेना, है ना। हाफ kg मतलब आधा किलो, तो हाफ kg मतलब आधा किलो करना है, तो इसको 1000 को भी हम लोगों को आधा करना है। तो 1000 का आधा 500 ग्राम होगा, तो वो आधा किलो हो जाएगा। लेकिन हमको एग्जाम के अंदर में kg में वैल्यूज़ होंगी, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है कभी कभी। तो 1 kg का 1000 ग्राम होगा। अगर कोई वैल्यू को kg का ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अगर तुमको बोला किसी ने कि हमारे पास 2 kg कोई भी है, जैसे आम है, 2 kg आम है अभी, तो 2 kg आम का मुझे ग्राम कितना होता है वो बता दो। तो हम सिंपल है कि 2 kg को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि
1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, इसीलिए 2 kg को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हमारी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है हम लोग देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेसन्स के साथ में, तो हम सब देखेंगे। फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि क्या रिलेशंस होती है इसके अंदर। तो ये हो गया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। अगर ये भी है कि इसके और ज़्यादा है, सपोज हम लोगों को बड़ी चीज़ का ये करना है, वज़न करना है, तो अब क्या करेंगे, तो बड़ी चीज़ में 1 क्विंटल को हम लोग बोलते हैं 100 kg, है ना। 100 kg बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे कि गेहूं के पोते वगैरह लेते हैं तो 100 kg का एक एक पोता होता है या एक एक सैक होता है, तो उसके 100 kg को हम 1 क्विंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 क्विंटल बोलेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग अगर 1 मेट्रिक टन की बात करें तो 1 मेट्रिक टन मतलब होता है 10 क्विंटल। क्या होता है, 10 क्विंटल, है ना। तो अगर 10 क्विंटल मतलब कितना, तो सिंपल है कि 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है, तो 10 क्विंटल मतलब 1000 kg होगा, क्योंकि 10 से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो 1 मेट्रिक टन मतलब होता है 10 क्विंटल। ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस तुमको आएंगे। इतना ही इसलिए दिया हुआ है, इससे भी बड़ा होता है या इससे भी ज़्यादा होता है रिलेशंस, बट तुमको इतना ही दिया हुआ है इसलिए बुक के अंदर, क्योंकि तुमको इतना काम में है। जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसमें इससे ज़्यादा तुमको पूछेंगे नहीं। अब नेक्स्ट है, हमको क्या करना है नेक्स्ट में, जैसे कि हम लिक्विड गिनना है, हम लोग पानी गिनते हैं 1 लीटर 2 लीटर, है ना। तो वैसे ही तो अगर हमको गिनना है लीटर में, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जो 1 लीटर मतलब कितना होता है, अरे चल नहीं रहा, 1 लीटर मतलब क्या होता है, तो 1 लीटर पानी मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, उसको ml बोलेंगे, ml। 1 लीटर पानी मतलब होता है 1000 मिलीलीटर पानी। और ये भी तुमको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब बोलेंगे, तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर वाटर ले लो, दूध ले लो, जो भी होगा। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होता है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1000 ml क्यूब, 1000 मिलीलीटर क्यूब। ठीक है। ये एक ये है क्या, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशन है या फिर कन्वर्जन, तुम कुछ भी बोलो इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 मिलीलीटर का क्यूब होता है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने तुमको बताई थी क्या, कि 1 लीटर मतलब कितना क्यूबिक होता है, तो 1 लीटर मतलब और एक चीज़ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग लेंगे इसको। क्या लेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो इसको भूलना मत और इसको कंफ्यूज भी मत होना है, मिक्स मत कर देना, इसको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब और अगर चीज़ है टाइम की बात करें, ये तो हो गया हमारा कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम बोलते हैं, किसी कंटेनर में हम लोगों ने भरना है, कितना लिक्विड भरना है, इसके हिसाब से हम लोग भर सकते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करें या सॉरी टाइम की बात करें, तो फोर्थ में हम टाइम देखेंगे। हमको इतना पता है कि टाइम जो है वो गिनते किससे हैं, हम लोग टाइम गिनते हैं आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो डे में गिनेंगे, फिर हम लोग वीक्स में गिनते हैं, हम लोग फिर मंथ में, फिर ईयर में, ऐसे हम लोग टाइम गिनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर मिनट की बात करते हैं। तो हमको इतना तो पता है कि 1 मिनट मतलब होता है 1 मिनट मतलब होता है ना 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट होगा 60 सेकेंड, है ना। हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड मतलब क्या होगा कि ये जो तुम्हारा ये होता है सेकेंड हैंड होता है, वो क्या करता है, वो ऐसे पूरा घूमता है, एक सर्कल लेता है पूरा, तो उसको 60 सेकेंड्स बोलेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब 1 आवर की बात करें, है ना, 1 आवर की बात करें तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। उसमें 60 मिली सेकेंड हो जाएगा, वो बहुत छोटा होता है। 1 सेकेंड इज 60 मिली सेकेंड। ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है वो। तो वो वैसे भी तुमको इसमें पूछेंगे नहीं, अब पूछ भी लिया तो फिर हम लोग वो इसमें पॉइंट में लिखते हैं उसको। तो
वन आवर मतलब 60 मिनट्स हो जाएंगे। वन डे क्या होता है, वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स वन डे, एक दिन मतलब पूरे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और अब ये भी पूछ सकते हैं कि तुमको 1 आवर में कितने मिनट है, कितने सेकंड्स है। तो देखो अगर हम लोग वन डे के अंदर बात करें तो वन डे के अंदर में कितने मिनट होते हैं ये बात करें तो हमको पता है कि वन आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 24 आवर में कितने होंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, है ना। 24 और यहाँ पे 60 कर लो तो 0 0 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, है ना, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, तो क्या हो जाएंगे 1440 आवर। इसको छोटा लिखता हूँ मैं ऐसा, सॉरी आवर नहीं, मिनट होंगे, मिनट क्या होंगे, मिनट, है ना, MIN लिख देता हूँ मिनट के लिए। तो एक दिन के अंदर में 1440 मिनट हो गए। अब हमको बोलना है कि एक डे के अंदर में कितने सेकंड होते हैं, तो हमको पता है एक दिन के अंदर में 1440 मिनट है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा सेकंड, चेक करते हैं मिलते आएगा। तो यहाँ पे मिला 1440 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 0 0 0 यही होता है 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करें तो अब 6 0 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा फिर से 24, 24 2 6, 26 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, तो यहाँ पे 86400 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 86400 सेकेंड, है ना। तो ये हमको एक दिन के अंदर में इतने सेकेंड्स हमको मिल जाते हैं, कितने 86,400 सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड हमको मिलते हैं, है ना। ये हो गया हमारा टाइम की बात। अगर इससे भी थोड़ा ऊपर जाए टाइम की बात करें, मतलब थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग रिलेशंस देखें तो क्या होता है, हमको इतना पता है कि वन वीक की बात करें तो 7 डेज होते हैं। क्या होते हैं, 1 वीक की बात करें तो क्या होता है 7 डेज होता है ना। 1 मंथ की बात करें तो क्या होता है 1 मंथ, एक तो वो 30 होगा, 30 डेज होगा, या कभी कभी 31 डेज होता है। मैंने तुमको सिखाया है कि कौन सा महीना 30 डेज का होता है, कौन सा महीना 31 डेज का होता है। सिर्फ फेब्रुवरी जो होता है वो क्या होता है 28 और 29 का होता है। जो फेब्रुवरी महीना है वो क्या होता है, एक तो 20 डेज का होगा, 28 डेज का होगा, और वो क्या होगा 29 का। 29 कब होता है, लीप ईयर में होता है। क्या होता है, लीप ईयर। क्या होता है लीप ईयर, जिस साल में 366 डेज हो उसको लीप ईयर बोलते हैं। और इसको कैसे पहचानना है कि एक तो वो साल 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए बेसिकली, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। हमने देखा है लीप ईयर क्या होता है। आगे में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस में लीप ईयर के बारे में अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फेब्रुवरी में 28 या फिर कभी कभी मतलब 4 साल में एक बार 29 डेज होते हैं। अदरवाइज महीने जो जितने भी मंथ है वो मंथ में एक तो 30 डेज होंगे या फिर 31 डेज अलग अलग महीनों में हमको देखने को मिलते हैं। अब ये भी चेक करना है कि साल में कितने महीने होते हैं। तो 1 ईयर ये पूरा साल, और पूरे साल में कितने महीने होंगे 12 मंथ। अगर डे की बात करें तो एक साल के अंदर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। या और अगर 365 डेज होते हैं उसके बाद अगर लीप ईयर आए तो एक साल के अंदर में 366 डेज भी होते हैं। सिर्फ लीप ईयर के अंदर में 366 डेज लिखेंगे हम, अदरवाइज जनरल में इन जनरल 365 डेज ही एक साल के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं यहाँ पे एक तुमको एक्स्ट्रा एक नोट दिया है जिसको बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर जो है वो साल में 4 साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार आएगा, जिसके 366 डेज होंगे, है ना। अगर कोई साल ये 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिविजिबल हो तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे। जैसे कि 2020 ये जो गया ये 4 से डिवाइड होता है। देखो 4 5 जा 20, फिर लेंगे 0, फिर से 4 5 जा 20। तो देखो ये जो साल है वो 4 से डिवाइड हो गया,
तो हमारा ये 2020 जो था वो लीप ईयर था। इसका मतलब है कि 2020 जो है वो उसमें 366 डेज थे। क्या थे? 366 डेज थे। समझ में आया है ना? वो लीप ईयर था, इसलिए था। अच्छा, लीप ईयर आता क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ तुमको कि लीप ईयर क्यों आता है। यहाँ पे थोड़ा जगह है, मैं बता देता हूँ कि लीप ईयर क्यों आता है। लीप ईयर देखो, हर साल में ना जब भी पूरा एक साल कंप्लीट होता है तो वो हर एक साल का जो टाइम होता है वो होता है 365 डेज 6 आवर। 6 आवर मतलब 365 डेज एंड 6 आवर। हर साल में 6 घंटा ज़्यादा होता है। क्या होता है? हर साल में 6 घंटा ज़्यादा होता है। ऐसे अगर हमने 4 साल चेक करे, है ना, हर साल 4 साल हम लोग चेक करें, है ना, ये तो हो गए डेज एंड 6 आवर, फिर से 6 आवर, है ना, फिर से तीसरा साल, फिर से 365 डेज एंड 6 आवर, फिर से 6 आवर आया, है ना। और ये चौथा साल है, इस समय भी हम वही लिखेंगे 365 डेज एंड 6 आवर। अब देखो क्या हुआ, हर साल हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक साल जो है वो 365 डेज का ही कंसिडर किया। अगर हम 6 घंटे कंसिडर करते तो हमारा जो कैलेंडर है वो मिसमैच हो जाता। इसीलिए क्या करा जाता है, सिर्फ एक साल में 365 डेज ही काउंट किया जाता है। और जब चौथा साल हो जाता है तो ये 1 2 3 4 ऐसे 6 आवर एक्स्ट्रा के ये मिला के एक पूरा दिन बना दिया जाता है। क्योंकि ये 4 साल हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24 आवर। तो ये 6 आवर एक साथ मिला के हर चौथे साल में उसको एक दिन को ऐड कर लिया जाता है। तो समझा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 घंटा जो है वो पूरा 4 बार मिला के हमारा एक दिन तैयार हो रहा है 24 आवर। इसीलिए हर 4 साल बाद हमको लीप ईयर 366 डेज में मिलता है। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा और कन्वर्जन और उतना ज़्यादा कुछ चीज़ें दिया हुआ नहीं है। ठीक है। अगर हाँ, लीप ईयर को एक बार एक और तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ये साल है, कौन सा, 2000 ईयर है, तो इस 2000 ईयर को क्या करेंगे, अगर पता करना है कि ये लीप ईयर है नहीं, तो अगर लास्ट में 3 जीरो है ना तो उसको 400 से डिवाइड करना। क्या करना? 400। अगर इसको 400 से डिवाइड हो जाता है तभी जाके वो क्या होगा, वो 2000 जो है वो लीप ईयर होगा। ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे साल है जिस साल को अगर 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर माने जाते हैं। सिर्फ ध्यान रखना कि पीछे से 2 जीरो है या पीछे से 3 जीरो है तो उसको 400 से डिवाइड करना, 4 से नहीं भी क्या चलेगा। ठीक है, 4 से नहीं करना है, 400 से करना है। अदरवाइज बाकी अगर ऐसे नंबर है तो उसको 4 से भी कर सकते हो। तो क्या पता चला यहाँ से, अगर 4 से डिवाइड करोगे या फिर 400 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर होगा। हाँ बोलो। 4 से डिवाइड किया तो आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन कुछ कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं 4 से डिवाइड, मतलब जो लीप ईयर नहीं होते और 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि तुम ले लो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये जो मैंने डिवीज़न लिखा है यहाँ पे, ये क्या था, ये 1300 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो 1300 डिवाइडेड बाय 4 जो है हमने लिखा है, तो इससे तो हमको पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिल गया। मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन है हमारा, पॉइंट में नहीं आया है ना, परफेक्ट कैलकुलेशन वाला। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो 1300 है वो लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1300 कभी लीप ईयर नहीं था, होता ही नहीं है। तो तुमको अगर ऐसे नंबर को चेक करना हो कि 1300 लीप ईयर है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 400 से। अगर ये 400 से डिवाइड होता है, 1300 400 से डिवाइड नहीं होता, 4 3 12 हो जाएगा और 325 हो जाएगा, 3.25।
तो ये परफेक्ट डिवीज़न नहीं हुआ, इसीलिए हमारा पॉइंट में आया, डेसिमल में आया, इसीलिए 1300 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी लास्ट में 2 0 हो या फिर 3 0 हो, ऐसा कोई ईयर अगर है तो उस ईयर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको 400 से डिवाइड करते हैं, 4 से नहीं करते। अगर यहाँ पे 2 0 या फिर पीछे से 3 0 नहीं है तो उस समय में फिर तुमको मतलब एक ही 0 है या फिर नहीं भी 0 है तो उस समय में 4 से डिवाइड करना है। अदरवाइज तुमको 2 0 या 2 से 3 0 है पीछे से तो उसको तुमको 400 से ही डिवाइड करना है। समझ में आया ये चीज़ अभी? चलो, तो ये हो गया लीप ईयर। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आया 1800 है, 1900 है, ये लीप ईयर है या नहीं ये चेक कैसे करें? तो 1800 है तो 1800 को 400 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो। 2 0 गेट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कट हो जाएंगे, मतलब वैसे कैंसिल आउट नहीं करते हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे तो हो ही जाता है। और 4 4 से 16 हो जाएगा, 2 0 आएगा और 4 5 से 20। तो इसका मतलब 4.5 डेसिमल में वैल्यू आ रहा है और डेसिमल में वैल्यू आ रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आया? ये 400 से प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए तभी जाके यहाँ पे लीप ईयर आएगा। समझे क्या?